में काउंट होता है, यानी ये पूरे का पूरा गोंडवाना लैंड है। ठीक है, तो चलिए अब अरावली के प्लेटू को पढ़ना हम शुरू करते हैं। और याद रखिएगा बच्चे कि अरावली के प्लेटू से आपसे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर बच्चों का? तो पहले अरावली का पठार भारत के किस राज्य में है? हम क्या करेंगे बच्चे, सामने उसके राज्य को भी, स्टेट को भी लिखना शुरू करेंगे ताकि सारी चीजें हमारी अपने आप क्या होती जाए, कवर होती जाए। तो पहला है हमारा अरावली का पठार, और अरावली का पठार भारत के किस राज्य में हम उसे कवर करते हैं? तो हम कवर करते हैं राजस्थान में। अब चलिए अरावली के पठार के एक एक नेचर को सीखते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात कर, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफिंग कर देता हूँ बच्चे। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये आपको बता दिया। ठीक है, यहीं पर है, ये देखिए बच्चे, यही है अरावली प्लेटू। क्या है ये? अरावली का प्लेटू। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया अरावली का पठार। अब ये ग्राफिंग आपके सामने है और हम यहाँ से लैंग्वेज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है बच्चे कि अरावली का पठार जो है यह विश्व का प्राचीनतम, याद रखेंगे, विश्व का प्राचीनतम। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। क्या होता है इसका मतलब? सबसे पुराना। क्लियर है? तो याद रखना है यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार, देख रहे हैं बच्चे, मोड़दार पर्वत तंत्र है। मोड़दार पर्वत है या पर्वत तंत्र, क्या हम सीधे क्या लिखेंगे, यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। तो सभी बच्चे याद रखिए, ये है अरावली का ओरिजिनल इंट्रोडक्शन कि अरावली जो है वो विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। याद रखिए, मैंने नवीन नहीं कहा है, नवीन न्यू मैंने हिमालय को कहा है, लेकिन यहाँ पर प्राचीनतम है, यानी हिमालय भी मोड़दार पर्वत है पर वो नया मोड़दार पर्वत है, नया फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन अगर हम अरावली को देख रहे हैं बच्चे, तो अरावली नया पर्वत नहीं, वो पुराना पर्वत है और मोड़दार पर्वत है, भूलिएगा नहीं। यह विश्व का क्या है? प्राचीनतम मोड़दार पर्वत, द मोस्ट एंशिएंट फोल्डेड माउंटेन। क्लियर है? तो चलिए, यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, इसका मतलब यही भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय अरावली पठार थी, गोंडवाना लैंड था बच्चे, उस समय अरावली पठार थी। यानी इस अरावली के पठार ने इस पूरे भारत के इतिहास को देखा है, विश्व के इतिहास को, उसके भूगोल के सभी कालों को, सभी जितने भी पीरियड्स थे सबको जिया है। क्लियर है? लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आज वर्तमान में अरावली का पठार कैसा पठार है, देखिए यहाँ दो तरह से प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न क्या बच्चे, मैंने आपको बताया कि अरावली कैसा पर्वत है, तो आपने कहा कि यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। लेकिन वर्तमान में अरावली कैसा पर्वत है आज अगर पूछा जाए तो सिंपल है, तुरंत आप यहाँ पर जोड़ेंगे कि वर्तमान में, देखिए वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट में। क्लियर है? वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पहाड़ी है। मैंने आपको कहा था ना बच्चे कि जो इंट्रोडक्शन में सिखाया था वही कॉन्सेप्ट आपको सबके ऊपर जोड़ना है, तो वही चीज आप यहाँ भी जोड़िए कि वर्तमान में क्या है, यह एक अवशिष्ट पहाड़ी है। पूरी बात एकदम समझ में आ चुकी है। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि अरावली जो है राजस्थान में है और अरावली विश्व का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। लेकिन अगर रिसेंट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, वर्तमान में देखेंगे तो क्या है, यह एक अवशिष्ट पहाड़ी है, एक बचा कुचा क्या है बच्चे, पहाड़ी है। क्लियर हो चुका? अच्छा, फिर यहीं से एक आपको एकदम नया क्वेश्चन बताता हूँ कि इसकी तुलना किससे की जाती है। तो याद रखना है कि अरावली की तुलना, क्लियर है बच्चे, इसकी तुलना यूएसए के, इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन उच्च भूमि से की जाती है। अपलेशियन उच्च भूमि से की जाती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यानी कि जो यूएसए का अपलेशियन पर्वत है, याद रखिएगा कि जो यूएसए का अपलेशियन पर्वत है बच्चे, वो अपलेशियन पर्वत भी विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, तभी अरावली की तुलना अपलेशियन से की गई है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आए कि अपलेशियन पुराना है या अरावली पुराना है, तो आंसर आप अरावली पर ही देंगे। क्लियर हो चुका?
तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम अरावली है उसकी तुलना हम किससे करते हैं, तो अरावली की तुलना हम यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाकर करते हैं। और मैंने देखिए बच्चे उच्च भूमि लिखा है, हाईलैंड लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाईलैंड, टेबललैंड ये सब पठारों को ही कहते हैं। और कभी ये बच्चे पर्वत थे, अरावली भी कभी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि जो एक्सटर्नल फोर्स हैं, जो बाहरी बल हैं, उन्होंने इसे तोड़ मरोड़ कर, काट छांट कर आज ऐसा कर दिया कि ये इतने छोटे हो गए कि आज हम इन्हें प्लेटू, पठार में काउंट करते हैं बच्चे, वरना इन्होंने भी पृथ्वी के इतिहास को देखा है, जिया है। क्लियर हो चुका? चलिए, तो हमने देखा कि इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन उच्च भूमि से की जाती है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखते हैं बच्चे ये कहां से कहां तक है। तो याद रखना है कि इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार उत्तरी गुजरात से लेकर, उत्तरी गुजरात से लेकर, देख रहे हैं, उत्तरी गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। क्या बच्चे? दिल्ली तक है। इस बात को याद रखिएगा कि कहने को अरावली का पठार राजस्थान में, डेफिनेटली इट्स लोकेटेड इन राजस्थान, इन सिचुएटेड इन राजस्थान, इट्स मैक्सिमम पार्ट, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, बट द एक्सटेंशन, अगर आप एक्सटेंशन की बात करेंगे तो वो कहां से कहां तक है? उत्तरी गुजरात से शुरू होता है बच्चे, पूरी राजस्थान, पूरा हरियाणा होते हुए कहां तक चला जाता है? दिल्ली तक चला जाता है। और दिल्ली में ही इसे ही कमला नेहरू रीज भी कहते हैं। याद रखेंगे कि दिल्ली में इसे ही क्या कहा गया है? कमला नेहरू रीज, कमला नेहरू रीज। क्लियर है? फिर इसे ही कहा गया है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। और बच्चे इसी रायसीना हिल्स पर ही तो संसद है, फिर क्या है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, वो सब यहीं पर है। इसलिए देखिए मैंने आपकी जानकारी के लिए इस बात को भी लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और बच्चे कमला नेहरू रीच पर ही पूरा का पूरा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित है। तो ये जो डीयू पर है बच्चे, जो कमला नेहरू रीच है या रायसीना हिल्स जिसपे संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है, वो सभी के सभी अरावली के पठार पर ही है। क्लियर हो चुका? तो याद रखिएगा उत्तरी गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए ये कहां तक आ जाता है? तो ये आ जाता है आपको बच्चे, हम कह सकते हैं पूरा दिल्ली तक। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटाऊं, ये समझ चुके हैं आप लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एकदम नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे और एटलस के साथ, ताकि एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में न रहे। चलिए ये बात आपको बता दिया। फिर याद रखना है बच्चे कि यह लगातार नहीं है, यह लगातार नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको क्या समझाया कि इसे एक्सटर्नल फोर्स ने तोड़ मरोड़ दिया है, इसलिए यह लगातार नहीं है। ठीक है? अच्छा, दक्षिण की तरफ ये विस्तृत है। याद रखेंगे, अगर आप इसको दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है। क्लियर है? अधिक, एवं उत्तर की तरफ संकीर्ण है, एवं उत्तर की तरफ अगर आप इसको देखेंगे तो ये संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब होता है ये नैरो है, इसकी चौड़ाई क्या है बच्चे? कम है। पूरी बात समझ में आ चुकी है आपको? चलिए फिर से देखिए कि दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई क्या अधिक है, लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या है? संकीर्ण है। देखिए इस ग्राफ में भी आपको मैंने साउथ में चौड़ा बनाया है और ऊपर क्या बना दिया, इसे मैंने नैरो बनाया है। यहाँ तक आपको पूरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है? ठीक है, चलिए अब इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो याद रखेंगे कि यह 700 किलोमीटर लंबी है, यह 700 किलोमीटर लंबी है। ये क्या है बच्चे? इसकी लंबाई है। भूलना नहीं है कि लंबाई भी कितनी है इसकी। तो ये लगभग क्या है? 700 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई बच्चे वो 1500 मीटर है। क्या है इसकी औसत ऊंचाई? कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 1500 मीटर है।
क्लियर हो चुका ना। इसका मतलब है कि ये इसकी लेंथ बच्चे अगर हम देखेंगे तो 700 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अगर आप इसके चौड़ाई की बात करें, सॉरी बच्चे इसकी ऊंचाई की बात करें, एक एवरेज हाइट की अगर आप बात करते हैं तो इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मिलती है आपको, वो मिलती है आपको 1500 मीटर। क्लियर है। तो चलिए हमने इसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट भी देख लिया, और वो एवरेज हाइट कितनी है, वो एवरेज हाइट है 1500 मीटर है। क्लियर हो चुका ना। अब यहां तक तो हमने इसकी लंबाई और ऊंचाई की भी बात कर ली। अब जरा इसकी सबसे ऊंची चोटी की भी बात की जाए तो याद रखना है इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पिक। क्लियर है बच्चे। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बच्चे, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, वो है 1722 मीटर। तो याद रखना है कि अरावली प्लेटू की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चे, हाईएस्ट पिक, उसका क्या नाम है, उसका नाम है गुरु शिखर है। द हाईएस्ट पिक इज गुरु शिखर एंड द हाइट इज 1722 मीटर। और अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे बच्चे तो ये हाइट कितनी हो जाती है, इसकी हाइट हो जाती है 1722 मीटर। और इसकी ये पिक यहाँ पर है, देखिए ये जो लाल निशान मैंने बना दिया ये इसके चोटी की मैंने बात कर दी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है। पर ये गुरु शिखर किस पर स्थित है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। किस पर स्थित है बच्चे, जो माउंट आबू पर स्थित है, जो माउंट आबू पर क्या है, स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या कह देते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू। नो, इट्स इनकरेक्ट। माउंट आबू तो वो पोजीशन है बच्चे जिसके ऊपर गुरु शिखर है। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर किस पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। और याद रखिएगा बच्चे इसी माउंट आबू पर, यहाँ पर यानी कि माउंट आबू पर यहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। यहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। पूरी बात समझ में आ गई। यानी माउंट आबू पर ही एक मंदिर है बच्चे जिसे हम क्या कहते हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। लेकिन सिर्फ मंदिर ये जैन धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए भी ये बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो माउंट आबू पर स्थित है, और माउंट आबू पर ही क्या है, यहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। समझ में आ गया। चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक इन्फॉर्मेशन को, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारे इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, बखूबी कलेक्ट करेंगे। ठीक है। देखिए किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को बिना डिस्टर्ब हुए बना सकें। क्या आप तो, क्योंकि बच्चे देखिए सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि आपको याद रहे, लेकिन आपकी एक समझ तो डेवलप हो जाए। जब आपकी समझ डेवलप हो जाएगी तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप उस क्वेश्चन को आराम से बखूबी बना सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। चलिए ये तो मैंने अब आपको सिखाया। अब आते हैं जरा खनिजों की बात करते हैं। याद रखेंगे अरावली के पठार में इसमें धात्विक एवं अधात्विक, इसमें धात्विक एवं अधात्विक, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है। इसमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों खनिज पाई जाती है, दोनों खनिज पाई जाती है। क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि इसमें धात्विक और अधात्विक क्या है, दोनों खनिजें हैं। मेटल मिनरल्स भी हैं और नॉन मेटल मिनरल्स है, दोनों ही खनिजें इसमें पाई जाती हैं। अतः इसे खनिजों का अजायब घर, अतः इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर आप इसे कह सकते हैं बच्चे म्यूजियम ऑफ मिनरल, म्यूजियम ऑफ मिनरल कहते हैं। ठीक है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अरावली का पठार है उसे खनिजों का म्यूजियम कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे तरह तरह की खनिज हैं, मेटल मिनरल्स भी हैं
और नॉन मेटल मिनरल्स भी हैं। तो मेटल मिनरल्स, नॉन मेटल मिनरल्स दोनों तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे ही क्या कहा गया है, इसे कहा गया है खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक। अच्छा, फिर याद रखना बच्चे कि यह मेवाड़ संस्कृति, यह मेवाड़ संस्कृति, यह मेवाड़ संस्कृति, याद रखिएगा बच्चे, मेवाड़ का मतलब होता है जयपुर। क्या होता है? जयपुर। भूलिएगा नहीं कि मेवाड़ का मतलब ही है जयपुर। तो मेवाड़ संस्कृति यानी मेवाड़ की जो संस्कृति है वो आर्द्र है। क्या है बच्चे? वो आर्द्र संस्कृति है, यानी कि ह्यूमिड है, पानी, बारिश, रेनफॉल है। क्लियर है? तो यह मेवाड़ संस्कृति जयपुर एवं मारवाड़ संस्कृति एवं मारवाड़ संस्कृति, मारवाड़ संस्कृति। तो पहले और मारवाड़ संस्कृति का मतलब क्या हो गया बच्चे? शुष्क संस्कृति यानी कि ड्राई कल्चर, शुष्क संस्कृति। और मारवाड़ किसे कहा गया है? तो मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बता दूं, मारवाड़ कहा गया है जोधपुर को। किसे कहा गया है बच्चे? जोधपुर को। तो भूलिएगा नहीं कि यह मेवाड़ संस्कृति यानी जयपुर को मारवाड़ संस्कृति यानी जोधपुर से अलग करती है, जोधपुर से अलग करती है। ठीक है? तो बच्चे अगर आपको इस नक्शे में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो है ये क्या है आपका? जयपुर। और अगर आप यहाँ पर चले जाएंगे तो ये क्या मिला आपको बच्चे? जोधपुर। ठीक है? तो देखिए यहाँ नीचे जयपुर और यहाँ क्या है? जोधपुर। तो अरावली क्या होती है बच्चे कि यहाँ पर बारिश हो जाती है पर यहाँ बारिश नहीं हो पाती। क्लियर है? तो यहाँ का पूरा क्या है? रेगिस्तान है। तो याद रखना है कि अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है, अरावली के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। क्योंकि बारिश नहीं होती तो अरावली के पश्चिम में मरुस्थल और यहीं पर जोधपुर है, यानी यहाँ ड्राई कल्चर है जो कि मारवाड़ कहलाता है। पर इस तरफ बच्चे बारिश होती है जो आर्द्र संस्कृति है, ह्यूमिड कल्चर है जो जयपुर कहलाता है, वो मेवाड़ है। तो याद रखना है, ये मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मेवाड़ संस्कृति को मारवाड़ की संस्कृति से कैसे अंतर करेंगे। जहां ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तुरंत आप आंसर बनाकर लिख देंगे बच्चे और आपको जो भी नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको सिखाया है कि मेवाड़ संस्कृति और मारवाड़ संस्कृति यानी जयपुर और जोधपुर, आर्द्र संस्कृति और शुष्क संस्कृति दोनों को क्या करती है? अलग करती है। और अरावली के पश्चिम में ही क्या है? पूरा का पूरा रेगिस्तान है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब बच्चे हमने यहाँ पर अरावली को पूरा कंप्लीटली सीखा। अरावली के बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले पठार पर। अब जो हमारा अगला है वो है बच्चे विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं पर्वत लगा दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो पर्वत सिर्फ कहने के लिए, जबकि ये सब क्या है? माउंटेन है। क्लियर है? चलिए तो हमारा अगला जो पठार, अगला जो हमारा निकला वो क्या निकला? वो निकला विंध्यन पर्वत। पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए तो बच्चे सबसे पहले हमें ये समझना है कि विंध्यन पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में। इस बात को याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि जो विंध्यन पर्वत है वो भारत के किस राज्य में है। तो याद रखना है कि विंध्यन पर्वत से अब हम चले आए मध्य प्रदेश में। कहा चले आए? मध्य प्रदेश। क्लियर हो चुका? चलिए तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि विंध्यन कहते हैं हम कहा चले आए? मध्य प्रदेश में। और मैं आपको इसका एक लोकेशन भी यहाँ पर बनाते चलता हूँ ताकि देखिए अंत में हम ग्राफिंग करेंगे और सारी चीजों को हम बखूबी सीखेंगे। ये देखिए बच्चे,
ये आ गया हमारा विंध्यन पर्वत। और विंध्यन पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में, देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अब विंध्यन पर्वत को हमने सीख लिया, और विंध्यन पर्वत कहाँ शो हो रहा था? वो हो रहा था मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर तो यूपी है, देख सकते हैं बच्चे। तो एक बात सभी लोग केयर कीजिएगा कि इसके ऊपर उत्तर भारत है और इसके नीचे क्या है? दक्षिण भारत है। इसका मतलब विंध्यन पर्वत ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करता है? अलग करती है। क्लियर है? तो सबसे पहले याद रखिएगा इस विंध्यन पर्वत के बारे में कि यह जो है यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करती है, को अलग करती है। क्लियर हो चुका है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो आप क्या कहेंगे कि वो विंध्यन पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या कर देता है? अलग करता है। यहाँ तक आपको पूरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है? ठीक है ना। अब विंध्यन पर्वत कैसा पर्वत है? तो याद रखना है बच्चे कि यह भ्रंश या ब्लॉक या एस्कार्पे पर्वत है। पूरी बात समझ में आ गई? देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया है कि भ्रंश पर्वत क्या होता है, स्कार्प पर्वत क्या होता है या ब्लॉक पर्वत क्या होता है। ये ऑलरेडी आप बच्चे पढ़ करके इस चीज को आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ताकि आपको यहाँ पर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ चुका है? तो हमने देख लिया कि विंध्यन पर्वत भी बच्चे यह कैसा पर्वत है। तो याद रखना है यह भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत या स्कार्प पर्वत है, और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है। क्लियर है? ठीक। और इसका नेचर क्या है बच्चे? घने वन से ढके हुए। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। घने वन से क्या है? ये ढके हुए हैं। क्लियर हो चुका? तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घने वन से क्या है? ढके हुए भी हैं। और एक बात और आपको याद रखना है बच्चे कि जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जितना कॉन्सेप्ट दिया है, जितना समझाया, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आकर ऑलरेडी चिपक रहा है। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये 3 लाइन में मैंने लिख दिया तो 3 लाइन में ही पूरा हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको वैज्ञानिक तरीके से मैं काफी साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात को विंध्यन पर्वत के लिए याद रखिएगा कि विंध्यन पर्वत भ्रंश, ब्लॉक या स्कार्प पर्वत है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। यह घने वन से क्या है? ढके हुए हैं और पूरे के पूरे खनिज में संपन्न है। ठीक है बच्चे? फिर क्या लिखेंगे हम? खनिज में संपन्न है। अब देखिए खनिज में संपन्न है तो कौन कौन सा खनिज मिलता है? तो याद रखना है यहाँ लाल पत्थर, रेड स्टोन, लाल पत्थर मतलब रेड स्टोन, फिर बलुआ पत्थर यानी कि बच्चे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, एवं हीरा पाया जाता है यानी कि डायमंड एवं हीरा पाया जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो ये विंध्यन पर्वत की खूबी है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें खनिज साधारण है। देख सकते हैं इसमें लाल पत्थर है, इसमें बलुआ पत्थर और इसमें डायमंड हीरा भी पाया जाता है। तो बच्चे जो लाल किले का लाल पत्थर है, चाहे वो इलाहाबाद का किला हो, चाहे वो दिल्ली का हो, या चाहे वो आगरा का लाल किला हो, इन तीनों लाल किलाओं में जो लाल रंग के पत्थर लगे हैं, ये सारे पत्थर आपको कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है कि ये जो सारे पत्थर हैं बच्चे, ये सब के सब हमें मिले हैं विंध्यन पर्वत से मिले हैं। तो और प्लस इसका मतलब है कि विंध्यन पर्वत में वाकई इसका खजाना। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि विंध्यन पर्वत में चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। ये इसकी खूबी है, चूना पत्थर भी पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत में क्या है बच्चे? इसमें चूना पत्थर भी पाए जाते हैं, जिससे सीमेंट उद्योग काफी डेवलप है। ये भी एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्या है? चूना पत्थर भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट उद्योग क्या है? काफी डेवलप है। अच्छा, आपको पता है जो हीरा, जो पन्ने की खान है हीरा, वो इसी विंध्यन पर स्थित है। तो मैं आपको लिख देता हूँ पन्ना। पन्ना क्या है बच्चे? हीरे का खान है। ठीक है, पन्ना हीरे का खान, खान मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है बच्चे, पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में जो है
इसी पर स्थित है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए पन्ना हीरे की खान इसी पर स्थित है। क्लियर है? तो ये भी नहीं भूलना है कि जो पन्ना जो हीरे की खान है बच्चे, पन्ना डायमंड का माइंस है, वो एमपी में है और वो इसी विंध्यन पर स्थित है। क्लियर है? तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया कि पन्ना में कौन सी खनिज है। तो पन्ना बच्चे हीरे की खान के लिए फेमस है और वो मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, लेकिन वो है किस पर स्थित है? तो वो इसी विंध्यन पर्वत पर ही स्थित है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए, हमने लाल पत्थर, बलुआ पत्थर और हीरे की भी बात की, चूना पत्थर भी मिल रहा है और जो पन्ना हीरे की खान है वो भी क्या है? इसी विंध्यन पर्वत पर स्थित है। अच्छा, इस विंध्यन पर्वत पर ही बच्चे एक दो पवित्र तीर्थ स्थल है जिसके बारे में हमें जानना है। कौन कौन सा तीर्थ स्थल है? तो बच्चे एक है मैहर धाम। क्या है? मैहर धाम एवं माता विंध्यवासिनी, वो इसी पर स्थित है। एवं माता विंध्यवासिनी, माता विंध्यवासिनी इसी पर स्थित है। इसी पर स्थित है। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखना है कि ये पवित्र तीर्थ स्थल है मैहर धाम। मैहर वाली माता के नाम से जान जाते हैं मैहर धाम। और दूसरा माता विंध्यवासिनी, वो क्या है? इसी पर स्थित है। लेकिन ये जो माता विंध्यवासिनी है बच्चे, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आ जाता है। धाम जो है ये प्रॉपर कहाँ आ जाते हैं? एमपी में ही रहते हैं, मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। क्योंकि आजकल के प्रश्नों में क्या है कि वो इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जो तीर्थ स्थल हैं बड़े बड़े मंदिर के रूप में, तो वो उसके भी लोकेट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो हमें पूरे तरीके से अगर सारी चीजें पता होंगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि मैं आपको और एक दो इन्फॉर्मेशन करा दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने पाषाण कालीन गुफा भीमबेटका याद रखेंगे। पूरा पाषाण कालीन आदि मानव की गुफा जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक है बच्चे? भीमबेटका इसी पर स्थित है। भीमबेटका इसी पर स्थित है, यानी इसी विंध्यन पर्वत पर ही आपको क्या मिलेगा? भीमबेटका की गुफाएं मिलेंगी बच्चे। और ये भीमबेटका की गुफा जो है ये पूरा पाषाण कालीन आदि मानव का क्या था? निवास स्थान का था। इसको आप कहते हैं पैलेलिथिक एज का जो ह्यूमन था बच्चे, आदि मानव जो प्राइमेट जो ह्यूमन थे, उनका जो रेसिडेंट जिससे वो केव्स में रहते थे, उसे हम भीमबेटका की गुफाएं कहते हैं। तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो बच्चे क्या हैं? इसी पर है। यहाँ तक आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। चलिए फिर मैं मिटाऊं यहाँ। हम विंध्य पर्वत को भी अच्छे से सीख चुके हैं। विंध्य के बाद हम अगले पर्वत पे फिर चलते हैं।